सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। इस वीडियो से पहले आप पढ़ चुके हैं अम्ल क्षार की आर्रेनियस संकल्पना और पढ़ चुके हैं ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना। थोड़ी सी हम बात करें आर्रेनियस की संकल्पना की और ब्रांस्टेड-लॉरी की संकल्पना की। तो आर्रेनियस ने अपनी संकल्पना विद्यार्थियों कब दी थी? तो आर्रेनियस ने अपनी संकल्पना दी थी सन 1887 के अंदर। और बात करें हम ब्रांस्टेड-लॉरी की, किसकी बात करें हम विद्यार्थियों? ब्रांस्टेड-लॉरी की। तो ब्रांस्टेड-लॉरी ने अम्ल क्षार की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी? 1874 टू 1906 के बीच में की थी। इनमें कहा क्या था? आर्रेनियस ने कहा था कि एसिड वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर कैसा आयन देते हैं? H+ देते हैं। और आर्रेनियस के अकॉर्डिंग बेस या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। ब्रांस्टेड-लॉरी ने क्या बताया था? अम्ल विद्यार्थियों हमेशा प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल होते हैं प्रोटॉन दाता, जबकि जो क्षार रहते हैं विद्यार्थियों, ये क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो ये चीज़ हम पहले कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि आर्रेनियस की संकल्पना, उसमें क्या है ब्रांस्टेड-लॉरी की संकल्पना। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि आर्रेनियस की संकल्पना और ब्रांस्टेड-लॉरी की संकल्पना क्या रहती हैं। तो अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना को डायग्राम की सहायता से, चित्र की सहायता से भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिएगा, यहाँ पे विद्यार्थियों एक डायग्राम के अंदर वो सारी बातें मैंने लिखी हैं जो लुईस संकल्पना को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि यह संकल्पना लुईस ने दी थी। कब दी थी विद्यार्थियों? तो सन 1923 में दी थी। तो पहली बात तो ये हो गई कि संकल्पना किसके द्वारा और कब दी गई थी। पहला प्रश्न तो यहाँ पर सॉल्व हो गया कि लुईस संकल्पना किसने और कब दी थी। तो लुईस संकल्पना सन 1923 में लुईस ने दी थी। दूसरा, लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होते हैं और लुईस के अकॉर्डिंग क्षार क्या होते हैं, उसको भी आप विद्यार्थियों देख लीजिए। तो लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होते हैं? जो विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। और दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? क्षार की बात करेंगे। तो लुईस के अकॉर्डिंग क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। तो क्षार या बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, दान करने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। तो यहां पर आपने अम्ल और क्षार को समझ लिया कि लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और लुईस के अनुसार क्षार क्या होते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल तो प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं और लुईस के अनुसार क्षार प्रोटॉन का दान करने वाले होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पर मैं पहले लिख चुका हूं कि अम्ल विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं और क्षार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना को विद्यार्थियों में एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक समीकरण आ चुका होगा, आप इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने इस समीकरण में क्या लिखा है? BF3 + NH3, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? BF3 बनाते हैं और साथ में NH3 बनाते हैं और ये दोनों आपस में किस बंध से संयोजित हैं? उपसहसंयोजक बंध से संयोजित हैं। अब देखें कि इनमें अम्ल कौन होगा और इनमें क्षार कौन सा होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो तो अम्ल कहलाएगा, और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा।
तो यहाँ पे BF3 की अभिक्रिया NH3 के साथ में कराते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। B यहाँ पे मैंने लिखा F और यहाँ पे लिख दिया F, यानी कि मैंने यहाँ पे B लिख दिया और 3 यहाँ पे मैंने क्या लिख दिए, F लिख दिए। अब संयोजकता की बात करते हैं तो B यानी कि बोरॉन की संयोजकता विद्यार्थियों 3 होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। संयोजकता का मतलब है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्यार्थियों कितनी होती है, 3 होती है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक ये हो गया और बाकी ये हो गए 7। इसमें भी एक मैंने यहाँ रख दिया और बाकी 5, ये 7 हो गए। इसमें मैंने एक यहाँ पे रख दिया, बाकी के ये हो गए 6। यानी कि फ्लोरीन के पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। बोरॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी कैसी संरचना बनेगी, ध्यान से देखना। ये बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। ये फ्लोरीन बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। ये फ्लोरीन भी इस बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना अष्टक पूरा कर देगा। यानी कि फ्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन के पास पहले विद्यार्थियों 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन से ग्रहण कर दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि अब फ्लोरीन ने अपना अष्टक क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अगर यहाँ पे फ्लोरीन ने बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है, तो बोरॉन भी फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर बोरॉन तीनों फ्लोरीन से क्या करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इस प्रकार से। तो बोरॉन के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, 8 नहीं हुए। ध्यान देना विद्यार्थियों, जब 8 होते हैं तब अष्टक पूरा होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी विन्यास कहते हैं। जब 8 होते हैं तभी स्थायी विन्यास होता है और अष्टक पूर्ण होता है। यहाँ पर इस बोरॉन के पास में अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब NH3 को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा N, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे भी लिख दिया H। बात करें हम इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में विद्यार्थी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 5। हाइड्रोजन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1-1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। अब देखिए ये आपस में अब क्या बनाएंगे, अब ये आपस में बंध का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। ये भी इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, सापेक्ष में नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 1-1 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, नाइट्रोजन ग्रहण कर लेगा। आप विद्यार्थियों देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन के पास में तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसका विन्यास कैसा हो गया, स्थायी हो गया।
नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने क्या कहा था? 8 होते हैं मतलब स्थायी है। लेकिन अगर आप गौर करो तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी के साथ विद्यार्थियों संयोजित नहीं है, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। अगर विद्यार्थियों कोई इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में बंध नहीं बनाते हैं, इसका मतलब है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। तो इस अमोनिया पर यहाँ पर विद्यार्थियों एक और एक, यहाँ पर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं, या पर हम इसको कह सकते हैं एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपके सामने जो ये 2 यौगिक हैं, इन 2 यौगिकों में एक के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं जो किसी के साथ संयोजित नहीं है, और यहाँ इस बोरॉन के पास में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मैंने क्या कहा था? जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा, जो भी दान करेगा वो क्षार होगा। तो यहाँ पर यह नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देगा? इस बोरॉन को दान कर देगा, और एक बंध के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं विद्यार्थियों? संयोजित होते हैं, और उस बंध का नाम होता है विद्यार्थियों उपसह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध। तो यह जिस बंध के द्वारा संयोजित होते हैं उस बंध को हम कहते हैं उप सह संयोजक बंध, जिसको मैंने यहाँ पर तीर के द्वारा प्रदर्शित करवा दिया है। यानी कि नाइट्रोजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये किस ओर विस्थापित होंगे? बोरॉन की ओर विस्थापित होंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यह जो नाइट्रोजन है या ये जो अमोनिया है, ये इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहा है, ये दाता है, इसलिए ये तो हो जाएगा क्षार। और यहाँ पर BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? अम्ल कह दिया। तो ये तो विद्यार्थियों हो जाएगा एसिड, और दूसरे वाला ये हो जाएगा बेस। तो विद्यार्थियों अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल कौन कौन से होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लेविस। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की, तो जो भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होगा वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल दिया था? BF3 दिया था। BF3 के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं धनायन की। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा Na+, मैंने यहाँ पे लिखा Ca2+, मैंने यहाँ पे लिखा Mg2+, तो ये सभी के सभी विद्यार्थियों क्या हैं? धन आयन है। इसके कारण ये भी लुईस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे। तीसरी बात करते हैं कि यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण है, ये भी मैंने किसके माध्यम से समझाया था आपको? BF3 के माध्यम से समझाया था कि BF3 वह यौगिक है जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया और Mg2+ हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं विद्यार्थियों? ये अम्ल होते हैं। आगे हम बात करते हैं लुईस संकल्पना के अनुसार क्षार की, कि लुईस संकल्पना के अनुसार क्षार क्या होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक होगा, कहने का मतलब हुआ जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में। यहाँ पे मैंने लिखा NH3, इस NH3 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे। इसलिए जो ये NH3 हो जाएगा, ये विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? ये हमारा लेविस के अकॉर्डिंग क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थियों ऋण आयन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये क्लोराइड आयन, मैंने लिखा फ्लोराइड आयन, यहाँ पे मैंने लिखा
ट्राइट आयन, मैंने लिखा यहाँ पे नाइट्रेट आयन, यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे जितने भी विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे आयन लिखे हैं, ये आयन कैसे होते हैं? ये ऋण आयन होते हैं, और जितने भी ऋण आयन होते हैं अकॉर्डिंग टू लेविश वे विद्यार्थियों क्या होते हैं? विक्षार होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ही बात करते हैं तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया के पास ऑलरेडी कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? एक है। इसका मतलब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू लेविस ये क्षार है, ये बेस है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर जल है, NH3 है, Cl- है। जल जो है विद्यार्थियों H2O, जल में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है विद्यार्थियों? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। या हम यूं कहें कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक होते हैं, जिनके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो सभी के सभी अकॉर्डिंग टू लेविश क्या होते हैं विद्यार्थियों? क्षार होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना को अच्छे से समझ लिया। फिलहाल इस कक्षा के अंदर हम इतना ही लेंगे। अगर आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का प्रेम पूर्वक हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।